ये हिस्ट्री का तीसरा एपिसोड है। अगर इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले उसको जाके देखिए। मैं इसी को रेकमेंड करूंगा क्योंकि ये एक सीरीज है हिस्ट्री की जो कि कंटिन्यू की गई है ब्रिटिश इंडिया के ऊपर। भाई ब्रिटिश बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी की वॉर्स के बाद तो इतने पावरफुल हो चुके थे कि उनको इंडिया से बाहर भेजना वापस तो मतलब लगभग ना के बराबर ही था, इम्पॉसिबल हो गया था। अब क्या क्या करेंगे ब्रिटिश इंडिया के अंदर? अब अपनी पावर को और बढ़ाए जा रहे हैं, इतनी पावर को बढ़ाए जा रहे हैं कभी राइट्स लेके आ जाएंगे किसी चीज के लिए जो कि सिर्फ उनके फेवर में होते थे। एक्ट्स निकाले जा रहे हैं। अगर दिन ढलने से पहले उनको उनकी पेमेंट नहीं मिली तो वो किसानों से उनकी जमीन छीन लेंगे। उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश की इंडिगो फैक्ट्रीज के अंदर जाके अटैक कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के एपिसोड में बताया था कि ब्रिटिश को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर मिल चुकी थी, यानी कि अब उनको कंट्रोल मिल चुका था सारी चीजें कंट्रोल करने का, जो कि किसी के ऊपर भी वो कुछ भी कर सकते थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनको स्पाइसेस पे भी लालच था, इंडिया की गोल्ड पे लालच था, सिल्वर पे लालच था, इंडिगो पे भी लालच था। और जो दूसरी कंट्रीज इंडिया की तरफ आ रही है उनसे लड़ने के लिए भी पूरी आर्मी चाहिए थी और स्ट्रॉन्गर आर्मी चाहिए थी। छोटी आर्मी से कुछ नहीं होता क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आ रही थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर ये देखा कि इंडिया के अंदर किस तरीके से सबसे ज्यादा कमाया जा सकता है ताकि वो जो ऑफिसर्स भी रखेंगे अपने पास उनको पे कर सके। उन्होंने फार्मर्स के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि एक चीप सोर्स ऑफ इनकम होगा पैसा कमाने के लिए। ब्रिटिशर्स ने पहले की तरह पॉलिसीज निकाली जिससे कि उनका खुद का तो प्रॉफिट होता था पैसे कमाने पर एग्रीकल्चर पे, लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है, कि उनकी क्या गरीबी आ जाएगी, उनको क्या खाने की कमी होगी। वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते थे। अब जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग करती थी तो वो नहीं चाहती थी कि वो रेवेन्यू को भी कलेक्ट करे क्योंकि उनको रेवेन्यू कलेक्शन का काम मिल गया था। और वहीं पे बंगाल के अंदर उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन आ रही थी, यानी कि कम होते जा रही थी। और जिस चीज के ऊपर आनंद मठ करके एक बुक भी बनाई है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसी चीज के ऊपर। अब किसान अपने ड्यूज पूरे नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स को देने में और उनके ऊपर अपने लिवलीहुड को जीने के लिए भी दिक्कतें पैदा होने लगी, जिसके चलते बंगाल के अंदर एक अकाल पड़ गया, भूख की कमी होगी, जिसकी वजह से 1/3 पॉपुलेशन तो ऐसे ही खत्म हो गई। लेकिन तब भी ब्रिटिशर्स अपनी कंपनी के ऊपर ये फोकस कर रहे थे कि वो रेवेन्यू कलेक्शन करे। अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर राज करते वक्त ब्रिटिशर्स ने देखा कि उनकी इंटेंशन क्या रही कि उनको बस फोकस करना है कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाए अपनी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी रियलाइज हुआ कि एग्रीकल्चर में कमी आ रही है तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करना पड़ा उन्होंने फिर लैंड के ऊपर पैसे लगाने पड़े ताकि लैंड ज्यादा होगी तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा। जिसके लिए उन्होंने क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के अंदर बंगाल, बिहार और ओडिशा के अंदर इस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। कंपनी ये चाहती थी कि एक ऐसा सिस्टम लॉन्च हुए जिससे कि वो अपनी रिवेन्यू कलेक्शन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, यानी कि एक सिस्टम जिससे कि वो अच्छे से इसको मैनेज कर पाए। और वो ये भी चाहते थे कि उनके कंपनी ऑफिशियल्स का इसके अंदर इनपुट कम हो, यानी कि उनको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। यानी कि कुल मिला के एक अलायंस होती थी जिसके साथ जमींदार होते थे, जिसको कि जमींदारी सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के अंदर जमीन के असली हकदार लैंड होल्डर्स या फिर जमींदारी होते थे और किसान को उनके अपने ही लैंड के ऊपर ब्रिटिशर्स को पैसे देने पड़ते थे, यानी कि जिनका लैंड है उन्हीं को ब्रिटिशर्स को पैसे देने पड़ेंगे। और रिवेन्यू कलेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को रखा था, यानी कि रिवेन्यू कलेक्ट अब जमींदार्स करेंगे, लेकिन उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था, यानी कि वो अमाउंट इंक्रीज भी नहीं होता था ना ही घटता था। एक इक्वल फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिशर्स के पास जाता था। किसानों की फसल हो या ना हो, लेकिन उनको एक टाइम पीरियड के अंदर ही अमाउंट पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। एक सनसेट लॉ था जिसके अकॉर्डिंग अगर सूरज ढलने तक उनको उनके पैसे नहीं मिले ब्रिटिशर्स को तो वो उन्हीं से उनकी जमीन छीन ली। ब्रिटिशर्स को परमानेंट सेटलमेंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि उनको पता था कि उनकी कमाई तो होनी ही होनी है क्योंकि रिवेन्यू आ रहा था। और यहाँ पे जमींदार भी खुश थे क्योंकि उनके पास जमीन थी, वही एक हकदार थे इस जमीन के अपनी, और फार्मर्स के साथ बुरा होता था। और इससे क्या हुआ? एक ग्रुप्स बन गए पीपल के जो कि ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल रहते थे। इसका असर किसानों पे बहुत ही बुरा पड़ा और कुछ जमींदार पर भी। अब किसानों को क्या होता था कि उन्हें रेंट पे करना पड़ता था जमींदार्स को। और जमींदार्स को क्यों? क्योंकि लैंड के असली हकदार कौन थे? जमींदार। और उनको पैसे देने के लिए मनी लेंडर्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, और अगर पैसे टाइम पे नहीं आए तो उनसे उनकी जमीन छीन ली जाएगी। अब इससे क्या हुआ? जमींदार्स के पास और भी ज्यादा पावर आ गई। तो जमींदार ने सोचा कि अपने लैंड को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है,
और ना ही कोई कल्टीवेशन टेक्निक्स लगाने की जरूरत पड़ी। कंपनी लैंड रिवेन्यूज के लिए ऐसी ही पॉलिसीज को फॉलो करती थी कि कोई रुकावट ना हो, यानी कि रिवेन्यू तो आएगा ही आएगा। कंपनी की तरफ से जो भी टैक्स कलेक्टर्स होते थे वो नेचुरल कैलेमिटीज में या फिर किसी भी आपदा के दौरान किसानों को ये हक नहीं देते थे कि उसके अंदर कोई कंसेशन हो, यानी कि टैक्स भी लेना ही लेना है, जिसकी वजह से कुछ जमींदार को भी दिक्कत आती थी रिवेन्यू पे करने में, जो कि फिक्स अमाउंट रखा गया था। और वो फिक्स अमाउंट भी स्टार्टिंग के टाइम पे इतना रखा गया कि वो हाई है, जो कि वो पे नहीं कर पाते थे। अब 19th सेंचुरी के अंदर सिचुएशन बदल गई, एग्रीकल्चर इंप्रूव हो गई और जमींदार की इनकम भी बढ़ने लग गई, लेकिन कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो अमाउंट था उनका रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो वो लेते थे अब वो कम हो चुका था, क्योंकि वो पहले से फिक्स था। अब फिर क्या होता है, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर 1820 में सर थॉमस मुनरोए ने एक रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब लेकिन इसको बाद में चलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें क्या होता था, जैसे मैंने पहले बताया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अंदर, जमींदारी सिस्टम के अंदर ये बताया था ना मैंने कि उस सिस्टम में क्या था, जमींदार का लिंक होता था पहले मनी लेंडर से, क्योंकि उनको रेंट चाहिए होता था पहले ताकि वो जमींदार को पे कर सके। लेकिन फिर क्या हुआ, इस सिस्टम के अंदर ये बनाया गया रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर कि जो लिंक होगा वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ होगा किसानों का। इस सिस्टम के अंदर लैंड होल्डर को क्या होता था कि उसके पास जो लैंड होता था वो उसका ओनर माना जाता था, यानी कि वो उसको बेच सकता था अपने लैंड को, और वो उस लैंड को जब तक बेच सकता था जब तक कि वो लैंड रिवेन्यू पे कर रहा है। यानी कि स्ट्रेटेजी देखिए ब्रिटिश की, वो यही स्ट्रेटेजी थी कि उनको लैंड रिवेन्यू कलेक्ट ना करना पड़े। और वो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कैसे होगा कि जिन लैंड होल्डर्स ने अपना लैंड रखा है वो उसको बेचेंगे ताकि उनका तो फायदा होगा, लेकिन जब तक बेच पाएंगे जब तक कि वो लैंड रिवेन्यू पे करेंगे। लेकिन इसके अंदर फायदा ज्यादा किसको होता था, ब्रिटिशर्स को, ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो उन्हीं की थी ना। और वो फायदा कैसे होता था, क्योंकि उन्होंने प्राइस कर रखा था फिक्स, लेकिन वो जो फिक्स्ड अमाउंट था वो इतना ज्यादा था कि पे करने के अंदर ही ज्यादातर पैसे ले लेते थे उनसे। और अगर रेवेन्यू नहीं भरा तो फिर क्या होता था, लैंड होल्डर्स के साथ उनकी जमीन छीन ली जाती थी। और फिर ये जो सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया था रैयतवाड़ी सिस्टम, ये वेस्टर्न स्टेट्स और कुछ साउथर्न स्टेट्स के अंदर पूरी तरीके से इम्प्लॉय होता था। अब जैसे कि ये रैयतवाड़ी सिस्टम काफी लंबा चलाया गया, उसी वजह से फिर से किसानों को काफी चीजों के लाले पड़ गए। अब लाले कैसे पड़े, जैसे कि उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, टैक्स तो पे करना पड़ता था, लेकिन पेमेंट्स भी करनी पड़ती थी, उन्हें पैसे भरने पड़ते थे जिस लैंड के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब लैंड के ऊपर पैसे नहीं भरे तो फिर वही चीजें काम नहीं करने देते थे उन्हें लैंड के ऊपर। अब जो कल्टीवेटर जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करता था, उनसे वो पैसे इतने भी पैसे नहीं बचा पाता था कि वो अपनी फील्ड के ऊपर कुछ अच्छी क्रॉप्स को या फिर अपनी फील्ड को और भी ज्यादा उपजाऊ बना सके। क्रॉप्स के ऊपर यूटिलाइज कर रहा था, अपने ऊपर भी नहीं, इतने भी पैसे नहीं छोड़ते थे वो उनके पास, क्योंकि टैक्स इतने ज्यादा लेते थे कि कुछ भी नहीं बचता था उनके पास, गरीबी थी उनके पास बहुत ज्यादा। अब इस सिस्टम के बाद भी रुके नहीं हो और पे सिस्टम निकाल रहे हैं, यानी कि मैंने कहा था ना सिस्टम इतने ज्यादा निकाल देते उन्होंने कि बुरा हाल कर दिया था इंडिया के अंदर। अब वो जो नेक्स्ट सिस्टम निकाला वो था महलवाड़ी सिस्टम, और ये सिस्टम इम्प्लॉय होता था आगरा, पंजाब, अवध, ओडिशा और मध्य प्रदेश के अंदर, और ये सिस्टम 1833 के अंदर निकाला गया। अब इस सिस्टम के अंदर टैक्स कलेक्टर सबसे पहले उन फील्ड्स के अंदर, यानी कि उन खेती के अंदर जाके देखते थे कि कितनी अच्छी खेती हुई है और कितना अच्छा काम हुआ है। फिर वो रिवेन्यू लेते थे जो उनको एस्टिमेट करते थे कि कितना रिवेन्यू कमाया उन्होंने। फिर उसके बाद वो रुकते नहीं थे, वो जाते थे और पूरे गांव को, पूरे विलेज एरियाज को, उनके जो रिवेन्यू आते थे उसको फिर एस्टिमेट करते थे, टोटल रिवेन्यू निकालते थे कि कितना रिवेन्यू उन्होंने कमाया टैक्स कलेक्टर्स ने। वो रिवेन्यू कहा जाता था डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और वो जो रिवेन्यू सब जगह से कलेक्ट करते थे उसको महल कहा जाता था। तभी यहाँ पे इस सिस्टम को महलवाड़ी सिस्टम कहा गया। अब ये सिस्टम कैसे खत्म हुआ, जैसे वो 2 सिस्टम खत्म हुए थे उसी तरीके से ये सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर रिवेन्यू कलेक्शन बहुत ज्यादा हाई था और रिवेन्यू कलेक्ट कर भी नहीं पा रहे थे वो, क्योंकि दे ही नहीं पाते थे। इतना ज्यादा रिवेन्यू कलेक्शन के लिए कैसे करेंगे भाई लोग, इतना ज्यादा रिवेन्यू रखोगे तो देने में भी तो दिक्कत आएगी, आखिर है भी तो वो किसान ही ना, अपने लिए भी तो बचाएंगे थोड़ा। इसलिए ये 3 के 3 सिस्टम खत्म हो गए। अब इतना सब कुछ फेल होने के बाद इतने सारी पॉलिसीज निकाली, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो पाया, तो उन्होंने सोचा कि अब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारा फायदा हो और बिना पॉलिसीज निकालने पर। उनका ध्यान गया इंडिया के ऊपर कि इंडिया क्या क्या कल्टीवेशन कर सकती है, किस चीज़ पे वो अच्छे कर सकती है। उनका ध्यान गया कि हाँ, इस पे इंडिगो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। देखो, इंडिगो का क्लाइमेट इंडिया के ऊपर बहुत अच्छा सूट करता है, इसीलिए यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन करी गई। इंडिगो जिसका मतलब होता है एक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। इंडिगो एक नेचुरल ब्लू कलर होता है जिसको कि वॉर प्लांट से निकाला जाता है, लेकिन वॉर प्लांट्स के मुकाबले यहाँ पे जो कपड़ों के ऊपर रंग चढ़ाए जाते हैं
वो वाला कलर ज्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो एक रिच ब्लू कलर निकल के आता है। ब्रिटेन के अंदर जो क्लॉथ्स होते थे उनको डाई करने के लिए कलर चाहिए होता था, लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर अमेरिका से जो इंडिगो आता था ब्रिटेन में वो डिक्लाइन हो गया। तो फिर क्या हुआ, जो ब्रिटेन थी वो पूरी तरह से इंडिया पे डिपेंड हो गई अपने इस इंडिगो के लिए। अब जैसे कि इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थी इंडिगो की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार के अंदर इस इंडिगो फैक्ट्रीज को, इंडिगो इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, इसकी ग्रोथ को बढ़ावा दिया कि कितना अच्छा एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिगो एक्सपोर्ट करने के मामले। और फिर क्या था, जो बाहर के जो ब्रिटेन के जो लोग थे वो भी अपनी किस्मत बदलना चाहते थे इंडिया के अंदर इंडिगो फैक्ट्रीज के अंदर काम करके, लेकिन उनके पास इंडियन फार्मर्स होते थे जो कि इस इंडिगो को ग्रो करते थे, और फिर वो फैक्ट्रीज के अंदर जाते थे डाई करवाने के लिए। और डाई कौन करता था, वहां पे अलग से फार्मर्स होते जो डाई करते थे, और वो जो डाई करने के बाद उसको भेजा जाता था ब्रिटेन के अंदर, और उस डाई को फिर यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए, और फिर वो सेम मेथड लगाते थे जो पहले बताया था मैंने, चीप रेट्स में खरीदकर ब्रिटिश चीप रेट्स में खरीदकर यूरोप के अंदर हाई रेट्स पर उसको बेचते थे, और इस चालाकी वाले तरीके से वो बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमाते। पहले के टाइम में फार्मर्स अपने छोटे से लैंड के एरिया के ऊपर ही अपने इस क्रॉप को ग्रो करते थे, लेकिन बाद में चलकर उन्हें ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया कि अब क्रॉप की जगह इंडिगो ग्रो करो। इंडिगो जो थी वो लैंड को बहुत अफेक्ट करती थी, लेकिन तब भी वो नहीं मानते थे, वो जबरदस्ती फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए, और अगर फार्मर्स नहीं मानते थे तो उनको बहुत बुरी तरह पीटा भी जाता था ताकि वो इंडिगो ग्रो करे। और जो प्लांटर्स थे वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग चलते थे, फार्मर्स ने नहीं दिया उनको इंडिगो ग्रो करके, तो फिर प्लांटर्स भी उनके ऊपर वायलेंट रहते। अब इंडिगो को कल्टीवेट करने के दो मेन सिस्टम हुआ करते थे, निच और रैयती। अब निच कल्टीवेशन में क्या होता था, ब्रिटिश प्लांटर या तो लैंड खरीदेगा या फिर उसको रेंट पर लेगा, और फिर लेबर हायर करेगा उस लैंड पर इंडिगो को कल्टीवेट करवाने के लिए। अब उस पूरे लैंड के ऊपर सिर्फ 25% ही यूज होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है। प्लांटर्स को लार्ज और काफी हिस्से चाहिए थे लैंड के उसको ग्रो करने के लिए, लेकिन उनको मिलता क्या था, एक छोटा सा प्लॉट मिलता था जो कि फर्टाइल होता था, लेकिन उस छोटे से प्लॉट के ऊपर वो चाहते थे कि वो पास में हो उनकी फैक्ट्रीज के, ताकि वो जल्दी जल्दी काम कर सके, लेकिन वो भी पूरी नहीं थी। अब होता क्या था, वहां के जो आसपास लोग रहते थे फैक्ट्रीज के आसपास, उन लोगों को दिक्कत आती थी, आ भी सकती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, लेकिन उनको लोगों को जब बोला जाता था कि तुम यहाँ से चले जाओ या फिर उनको एविक्ट करते थे तो वो मानते नहीं थे, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ भी होती थी। अब इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी थी इंडिगो की, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंडिगो प्रोड्यूस करती थी, तो जिसके लिए लेबर भी बहुत ज्यादा चाहिए थी, तो इस चीज में उनको डिफिकल्टी आती थी कि इतनी सारी लेबर हम लाए कहाँ से। वो दूसरे फार्मर से भी लेबर नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो दूसरे फार्मर्स आने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि वो अपने राइस की खेती कर रहे होते थे। लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी, जैसे कि वो हल होता है जो खेती करने के लिए चाहिए होता है, बुलॉक्स होती है। अब वो इतनी सारी लाए कहाँ से, 100 बीघा जमीन के लिए भी 200 हल चाहिए होते थे, तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट थी। और वो दूसरे फार्मर से भी बोरो नहीं कर सकते थे लेकर, ताकि वो अपना काम कर पाए, क्योंकि वो फार्मर्स अपने चावल की खेती के अंदर उसको यूज करते थे। अब रैयती कल्टीवेशन में क्या होता था कि जो रैयत्स होते थे उन्हें ही फार्मर्स बोला, अब रैयती कल्टीवेशन में क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे उन्हें ही रैयत्स बोला जाता था। अब रैयती कल्टीवेशन में क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे उन्हें ही रैयत्स बोला जाता था, और उनको फोर्स किया जाता था इस इंडिगो क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अब जो ब्रिटिश लोग होते थे वो मनाते थे फार्मर्स को कि वो अपने कुछ जमीन पर, अपने जमीन के कुछ हिस्से पर इंडिगो ग्रो करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। हालांकि जबकि वो उनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, वो जमींदार से रेंट ली हुई होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसी वजह से उनको अपनी जमीन के 25% पर उस इंडिगो को उगाना होता था। अब प्लांटर्स द्वारा उन्हें जरूरत की सारी चीजें दी जाती थी, जैसे कि ड्रिल होगी, ये सब, लेकिन उनका काम क्या होता था, सीड्स को बोना और बाकी क्रॉप को आगे ध्यान रखना। अब इस सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम्स थी। अब फार्मर्स को कम पे किया जाता था, जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता था, और प्रॉफिट नहीं होता था तो वो फिर अपने लोन्स नहीं चुका पाते, जिसकी वजह से वो फिर कर्जे में डूब जाते थे, और फिर उसके बाद भी उन्हें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स किया जाता था, जबकि उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा और कर्जे में भी डूबे हुए हैं, उसके बावजूद उनको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था उनसे। लेकिन फिर क्या हो, और फिर कुछ टाइम बाद बाप के सर से वो कर्जे का जो कर्जा चुकाना होता था वो बेटे के सर पे आ जाता था। तो अब इन सब चीजों के बाद क्या होता है, इंडिगो रिवोल्ट आता है, ब्लू रिबेलियन कहते हैं जिसको। और ये ब्लू रिबेलियन क्या था, ये था कि फार्मर्स उठ के आते हैं लड़ने के लिए 1859 में, और बंगाल के अंदर ये रिवोल्ट एक जंगली आग की तरह फैलते चलेगी, और जो प्लांटर्स थे वो कुछ तो भाग के निकल गए, और वहां पे जहां से इंडिगो को ग्रो किया जाता था
और फिर उसके बाद जो फैक्ट्रीज के अंदर उन्हें जहाँ पे फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता था वहाँ पे जाकर आग भी लगा दी गई, और कुछ तो अवॉइड भी करते थे बचने से, और कुछ तो बचने की कोशिश भी करते थे प्लांटर्स। और कुछ केसेस के अंदर तो जो गांव के हेडमैन होते थे या फिर जो जमींदार होते थे वो भी फार्मर्स को सपोर्ट करते थे, और यहाँ तक कि एजुकेटेड पीपल ने भी उनको सपोर्ट किया था। तो फिर इसी वजह से बहुत ज़्यादा जोश था और बहुत ही ज़्यादा आगे तक बढ़ी थी ये रिवोल्ट। यहाँ तक कि ब्रिटिश पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा फार्मर्स को मारा। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी ये रिवोल्ट उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक इंडिगो कमीशन को अपॉइंट कर दिया। और उस कमीशन रिपोर्ट जब आई तो उसमें EWL टावर ने ये नोट किया कि ह्यूमन ब्लड से सना हुआ नील यानी कि इंडिगो इंग्लैंड पहुंचा ही नहीं है। यानी कि उस कमीशन से ये जस्टिफाई हुआ कि फार्मर्स को अनफेयरली ट्रीट किया जाता था, उन्हें उतने पैसे नहीं मिलते थे जितना कि वो कल्टीवेट करते थे। हाँ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उनको उतना तो काम करना ही था, लेकिन उनसे ये इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया था कि वो फ्यूचर के अंदर भी और इंडिगो ग्रो करेंगे, जैसा कि उनको फोर्स किया जाता था। और अब ये इंडिगो रिवोल्ट बिहार और उत्तर प्रदेश में भी फैल चुका था। और जो इंडिगो फार्मर्स थे उन्होंने ये जो रिवोल्ट की थी वो की थी चंपारण जगह के अंदर, और वो चंपारण जगह कहाँ है? बिहार के अंदर। 1866 में हुई थी ये लड़ाई। और बंगाली मिडिल क्लास ने इसके अंदर बहुत ही बड़ा रोल, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है कि उन्होंने न्यूज़पेपर्स के अंदर सपोर्ट किया इन सबको, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करवाई, उनके अंदर सपोर्ट किया इनको, और लीगल बैटल्स के अंदर भी इनको सपोर्ट किया। और दीनबंधु मित्रा ने जो फार्मर्स को इन सब चीजों के लिए फोर्स किया जाता था ये सब करने के लिए, अपने एक प्ले के अंदर इसको पोर्ट्रे किया है, और उस प्ले का नाम है नील दर्पण। इस प्ले ने एक बड़ी ही कंट्रोवर्सी पैदा करी, और हरीशचंद्र मुखर्जी ने भी अपने न्यूज़पेपर के अंदर इसको डिस्क्राइब किया था कि वो फार्मर्स किस तरीके से अपनी लाइफ पे काम करते हैं। खैर, ये तो था हिस्ट्री का 3rd एडिशन, लेकिन जैसा कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया के अंदर आते हैं, फिर मैंने 2nd एडिशन के अंदर आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज पकड़ बनाई ताकि वो इंडिया के अंदर सेटल हो पाए। फिर मैंने अब इस एडिशन के अंदर आपको बताया कि उन्होंने अपना कैसे दिमाग लगाया, अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी और किस तरीके से फार्मर्स के ऊपर अत्याचार किया उन्होंने। लेकिन अब अगले एडिशन के अंदर यानी कि 4th एडिशन में हम बात करेंगे कि ट्राइबल्स के साथ उन्होंने क्या किया। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं और ज्ञान की ओर चल सकते हैं।